थोड़ा लेट हो गए ज़्यादा। चलिए। आज कुछ ज़्यादा देर हो गई। चलिए, थोड़ा मैनेज किया जाएगा। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो कल के टॉपिक से आगे बात को बढ़ाएंगे। तो कल आपको मैंने 18th सेंचुरी इंडिया के बारे में बताया था। 18th सेंचुरी इंडिया जो है ना, वो आपके अध्ययन में एक बार नहीं आएगा, अनेक बार आएगा। तो अनेक बार आएगा तो उसको बाद में एक जगह कंपाइल किया जाएगा। जैसे अभी हम लोग भारत में अंग्रेजों की जीत का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें 18th सेंचुरी के पॉलिटिक्स पे ही अपना फोकस रहेगा। फिर जब हम उनकी सामाजिक नीति पढ़ेंगे, आर्थिक नीति पढ़ेंगे, तो उसी क्रम में हम उनका समाज भी पढ़ लेंगे, अर्थव्यवस्था भी पढ़ लेंगे, संस्कृति भी पढ़ लेंगे। और एक मूल मुद्दा है कि 18th सेंचुरी हिंदुस्तान में अंधकार का युग था या कि उसमें कई संभावनाएं भी थी। तो ये सब हम तब करेंगे जब हम इकोनॉमी का टॉपिक पढ़ेंगे। अभी हम उसके अंदर के इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज का डिस्कशन और डिबेट नहीं करेंगे, वो तभी करेंगे जब इकोनॉमी के टॉपिक पे जाएंगे, क्योंकि वहां पर इसे बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। हाँ, तबीयत वगैरह ठीक है अभी। चलिए, तो 18th सेंचुरी इंडिया का हम लोग अध्ययन कल कर चुके हैं कि इंडिया को यदि कहा जाए कि 18th सेंचुरी में इंडिया एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र था। भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र था, तो हम ये बात समझ चुके हैं। और ये बात हम समझ चुके हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत क्यों हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत क्यों हुई, इस मुद्दे को हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया। फिर हम लोगों ने कल के क्लास में ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतः संबंध का मुद्दा भी डिस्कस कर लिया। तो कल की चर्चा से किस तरह का प्रश्न हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। एक तो सिंपल सा डील कर सकते हैं कि 18th सेंचुरी का जो इंडिया था, वहां की राजनीति में वहां की राजनीति में ब्रिटिश विक्ट्री का कारण मौजूद था। तब 18th सेंचुरी की इंडियन जो राजनीति थी, उस राजनीति में ही अंग्रेजों की जीत के लिए तमाम आधार मौजूद थे, तमाम कारण मौजूद थे। यदि वो दशा न होती, दशा क्या कहते हैं, दुर्दशा न होती, तो भारत में अंग्रेजों की जीत न होती। तो वो दुर्दशा की बात कर लिया। और तब फिर कहते हैं कि भारत में ब्रिटिश जीत के लिए भारत में ब्रिटिश जीत के लिए भारत की दशा के साथ ही ब्रिटिश खासियतों की भी खासियतों
की भी महत्ता थी। ब्रिटिश खासियतों की भी अपनी महत्ता थी। जब तक कि अंग्रेजों में कुछ खासियत नहीं होगी तो वो क्यों जीतेंगे। तो अंग्रेजों की क्या विशेषता थी ये बता देंगे आप। इस क्वेश्चन का आंसर कर लेने के बाद फिर हम लोग एक बात डिस्कस करेंगे कि भारत में ब्रिटिश जीत भारत में ब्रिटिश जीत मध्यकाल मध्यकालीन भारत पर मध्यकालीन भारत पर आधुनिक ब्रिटिश की जीत थी। मध्यकालीन भारत का मतलब वही जहां राजनीतिक बिखराव है, आपसी शक्तियों का टकराव है, एक राज्य के अंदर भी दरबारी षड्यंत्र है, राष्ट्रवाद का अभाव है, सैन्य पद्धति पुरानी है, नौसेना बहुत कमजोर है, प्रशासन की व्यवस्था भी राजा की मर्जी पर निर्भर है, और राजा योग्य तो व्यवस्था ठीक और राजा अयोग्य तो व्यवस्था अकुशल। ऐसे में एक राजा जो योग्य है उसके मरते ही पूरी व्यवस्था कलेप्स कर जाती है। ये चीजें आप बता देंगे जिससे कि पता चल जाएगा कि कैसे भारत मध्यकालीन था। और दूसरी ओर ब्रिटिश आधुनिक काल को रिप्रेजेंट करते थे। तो आधुनिकता में क्या है? व्यवसायिकता है, कुशल वित्तीय प्रबंधन, बेहतर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेस, इक्विपमेंट्स, बेहतर नौसेना, बेहतर ब्यूरोक्रेसी, योग्यता के आधार पर नियुक्ति और प्रदर्शन के आधार पर प्रोन्नति, और फिर राष्ट्रवाद की भावना। एक कंपनी भारत में सक्रिय भूमिका निभा रही है स्वायत्तता के साथ, और पीछे से एक बृहद शक्ति संपन्न सत्ता का समर्थन है जो इंग्लैंड में बैठी हुई है। तो ये आप बता देंगे। एक मध्यकाल को रिप्रेजेंट करता है, एक आधुनिक काल को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में आधुनिक काल वाले जो है वो मध्यकाल वाले को भारी पड़ गए, तो ये तो होना ही था। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश विक्ट्री भारत में ब्रिटिश विक्ट्री में श्रेष्ठ सैन्य शक्ति की भूमिका का निर्धारण करें। निर्धारण करें भारत में अंग्रेजों की जो जीत हुई है उसमें अंग्रेजों की सेना की श्रेष्ठता की भूमिका कितनी थी, इसका निर्धारण करना है। तो अंग्रेजों की सेना की जो श्रेष्ठता थी उसकी भूमिका यदि बताना है तो हम ऐसे प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे? ऐसी समस्या का समाधान यदि करना हो, ऐसे प्रश्न का जवाब देना है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि दोनों की सेना का तुलनात्मक
अध्ययन करना है। दोनों की सेना का तुलनात्मक अध्ययन करना है, आप कर सकते हैं, कल ही बताया है। उसके बाद ब्रिटिश नौसेना, आप चाहे तो सेना के अंदर ही इसको भी शामिल कर लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने फोकस करने के लिए अलग कर दिया है, ताकि आप इसे भूलिएगा नहीं। अब अगला मुद्दा है कि जीत में सैन्य श्रेष्ठता की बात जब करते हैं, ये बात यदि हम करते हैं तो हमें सबसे पहले नौसेना की भूमिका बताना है। नौसेना की भूमिका, इसके बाद हम्म, नौसेना की भूमिका बता रहे हैं। इसके बाद फिर अगला पॉइंट ये है कि हम्म, ब्रिटिश जीत के कुछ उदाहरण, जो छोटी सेना के बावजूद संपन्न हुई। छोटी सेना के बावजूद संपन्न हुई, जैसे कि बक्सर की लड़ाई, जैसे कि बक्सर की लड़ाई हम लोग पढ़ेंगे बंगाल में। फिर कहते हैं कि सेना के अतिरिक्त, सेना के अतिरिक्त इनकी रणनीति की भी अहम भूमिका थी। रणनीति की भूमिका की चर्चा हम लोग अलग से करेंगे एक इंडिपेंडेंट टॉपिक के तौर पर, तो थोड़ा विस्तार में जाएंगे, अभी उसके विस्तार में नहीं जाना है, बहुत संक्षेप में बात करते हैं, बहुत संक्षेप में बात करते हैं कि एक मिनट रुक जाइएगा, मैं एक कॉल लेके आता हूँ तुरंत। हम्म, तो हम लोग अभी
ये देख रहे हैं कि अभी चलेगा कुछ समय, कभी कभी इस तरह से इमरजेंसी कॉल्स वगैरह आएंगे, तो आप लोग इसमें सहज रहिएगा। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो रणनीति का मामला है वो थोड़ा इंडिपेंडेंट मामला है और उसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए उसको हम लोग बाद में देखेंगे। और उसके बाद तब कहते हैं कि इसके साथ ही कंपनी की बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था की भूमिका महत्वपूर्ण थी। बेहतर भूमिका थी, महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब जैसे मान लीजिए कि कंपनी के प्रशासन की बेहतर भूमिका है, तो क्या भूमिका होती है? एक भूमिका तो यह होती है कि ये एक के बाद एक योग्य व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं और उनके परफॉर्मेंस के आधार पर उनको पदोन्नति देते हैं। इसलिए इनको हर काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कुशल नेतृत्व मिल जाता है। हर बार ये एक कुशल नेतृत्व प्राप्त करने में कामयाब रहते हैं। जिस भी मोर्चे पर इन्हें आदमी भेजना है, उस मोर्चे पर ये एवरेज से बेहतर आदमी भेजने में सक्षम रहते हैं। दूसरी ओर आप देखोगे कि यदि किसी इलाके को आपने जीतने के लिए प्लान किया है, तो प्लान बनाने का प्रोसेस बहुत ही साउंड होगा, और जीत लिया है तो जीतने के बाद उस इलाके को गवर्न करने, उस इलाके को रूल करने के लिए भी इनके पास में एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म होता है। यदि आप जीते हुए इलाके को बेहतर तरीके से रूल नहीं कर पाते हैं, बेहतर रूल करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप वहां की जनता के कल्याण के लिए काम करते हैं, आप अपनी सत्ता को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। तो यदि आप अपनी सत्ता को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, तो जीते हुए इलाके में एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म भी स्टैब्लिश करना पड़ेगा, अन्यथा आपकी जीत की आयु भी छोटी हो जाएगी। और जीत की आयु छोटी हो जाएगी तो आप बार बार जीतते रहिएगा, लेकिन साम्राज्य नहीं बना पाइएगा। तो कुल मिलाकर ये कहानी है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आपके सामने में ये आता है कि एफ में कंपनी का वित्तीय प्रबंधन बहुत व्यावसायिक था। कंपनी का वित्तीय प्रबंधन बहुत ही व्यावसायिक था। इट वॉज प्रोफेशनल। और मैंने व्यावसायिक प्रबंधन बता दिया है ऑलरेडी कल के क्लास में। और तब कहते हैं कि इतने भर से ही तो जीत नहीं मिली है इनको, ब्रिटिश गवर्नमेंट की सहायता भी मिली है, भी मिली है। इसके बाद फिर जी के बाद लास्ट पॉइंट है कि जब हम एक के बाद एक ब्रिटिश अनुकूलताओं को देख रहे हैं, तो ब्रिटिश अनुकूलता के प्रतिपक्ष में कौन है? में भारतीय दुर्बलताएं थी। और तमाम दुर्बलताएं मैं आपके सामने रख चुका हूं। तो तमाम दुर्बलताएं जो मैं आपके सामने रख चुका हूं, उसके बदौलत आप मजे में इस प्रश्न का उत्तर अब निकाल चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद यदि एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन देखें हम, दूरदर्शिता लिख सकते हैं।
इसके बाद फिर अब देखें हम कि ब्रिटिश विक्ट्री में नौसेना की भूमिका, का निर्धारण करें। इस क्वेश्चन का उत्तर मैं कल ही दे चुका हूं, अलग से दिया था। और आप आज इस टॉपिक को और बेहतर तरीके से पॉइंट्स में समझ चुके हैं, तो आप कहीं का पॉइंट कहीं भी जोड़ तोड़ के आंसर कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर भी मैं दे चुका हूं। अब देखेंगे कि ब्रिटिश विक्ट्री के पीछे ब्रिटिश सरकार की योजना और उसकी भूमिका पर प्रकाश डालें। योजना और उसकी भूमिका पर प्रकाश डालें। तो आप देखोगे कि इसमें क्या बताएंगे, सबसे पहले बता देंगे कि जीता कौन, तो ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का उद्देश्य बता देंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट का उद्देश्य मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको। जब ईस्ट इंडिया कंपनी जीत रही थी तो उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से किस उद्देश्य से प्रेरित होकर सहायता दी गई थी। तो उद्देश्य है कच्चा माल, उद्योगों के लिए बाजार, धन के निवेश के लिए बाजार, भारत से धन का निष्कासन, भारत में अंग्रेज अधिकारियों की नियुक्ति, भारत में ईसाई धर्म का प्रसार, भारत की सेना का इस्तेमाल करते हुए दुनिया के दूसरे देशों में साम्राज्य की स्थापना करना, ये सारे उद्देश्य। तो उद्देश्य में कच्चा माल, औद्योगिक बाजार। औद्योगिक बाजार का मतलब होता है अपने उद्योग के उत्पाद के लिए बाजार। फिर वित्त बाजार, माने अपने वित्त को निवेश के लिए बेहतर जगह देना, इसी को वित्त बाजार कहते हैं। इसके अलावे भारतीय सेना, इसके अलावे माने सेना भारत की होगी, भारत के रेवेन्यू से गढ़ी जाएगी और अंग्रेजों के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जीतेगी। इसके अलावे जॉब अपॉर्चुनिटी, अंग्रेजों को भारत में बड़े बड़े पदों पर नियुक्तियां मिलेंगी। इसके अतिरिक्त धर्म प्रसार। ये सब चीज उनका उद्देश्य है। अब देखेंगे कि उद्देश्य के बाद फिर दूसरा पार्ट होता है योजना, मतलब रणनीति। उद्देश्य में, सॉरी, मतलब योजना में पार्ट 1 हुआ उद्देश्य और पार्ट 2 हुआ उनकी रणनीति। रणनीति में मैंने बता दिया था कि पूरी दुनिया हम अकेले नहीं जीत सकते हैं, तो कंपनी को आगे रखकर जीतने की कोशिश करो, ये मैंने समझा दिया था। और तब है भूमिका। तो भूमिका में यह है कि किस तरीके से कंपनी को योगदान दिया, सहयोग कैसे दिया। तो वित्तीय सहयोग, सैन्य सहयोग,
सैन्य सहयोग, विद्रोह दमन में योगदान, 1857 विशेष 1857 के विद्रोह दमन में योगदान, के विद्रोह के दमन में योगदान, एटीन फिफ्टी सेवन के विद्रोह के दमन में योगदान, ये हो गया। इसके बाद फिर आपको ये बताना है कि भाई इधर ये भूमिका तो निभा ही रहे थे, इस भूमिका के निर्वहन के दौरान हमें कुछ उदाहरण ऐसे बताना है कि जो इस भूमिका को थोड़ा निर्णायक सिद्ध करे, भूमिका को ज्यादा स्पष्ट बताए। जैसे कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के दौरान सरकारी सहयोग नहीं मिलना, दूसरा है वेलेस्ली के समय सहयोग मिलना, और फिर इसको रिपीट कर देंगे हम 1857 का सहयोग, 1857 का सहयोग। तो कुल मिलाकर हमारे सामने में ये स्पष्ट है कि हम कैसे कैसा सहयोग ले रहे हैं। इतने के आधार पर आप बहुत मजे में आंसर कर लेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत हासिल किया है, ये तो हम लोग पढ़ेंगे ही, और उसके पीछे इंग्लैंड की सरकार का उद्देश्य क्या था ये हमने देख ही लिया है, रणनीति हमने देख ही लिया है, और ये दिखाएंगे कि भाई वित्तीय सहायता की प्राप्ति हो रही है तो आप उसके बदौलत तमाम सुधार कर सकते हैं, सेना का गठन कर सकते हैं, प्रशासनिक रिफॉर्म कर सकते हैं, जीते हुए इलाके को अपने अधीन रखने के लिए और भी कोई इंतजाम करना पड़े तो कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको ब्रिटिश सरकार की ओर से सैनिक सहायता भी मिलती है। सैनिक सहायता का नेचर मैंने बता ही रखा है, एक है कि जरूरत पड़ेगी तो सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार की सैनिक सहायता आपके बचाव के लिए आ जाएगी, यानी कि सैनिक सहायता जीत के लिए भी चाहिए और सैनिक सहायता आपके अस्तित्व के ऊपर संकट आ जाए तो उससे आपकी रक्षा करने के लिए भी चाहिए। तब हम इसी की भूमिका को ज्यादा स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं जहां की ये भूमिका ज्यादा मुखर होकर दिखती है। 1775 से लेकर 1782 ईस्वी के बीच में चला है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, जो आगे चलकर हमें पढ़ना है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के दौरान अंग्रेजों को, माने ईस्ट इंडिया कंपनी को, इंग्लैंड की सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं मिली। इंग्लैंड की सरकार की ओर से कोई सहायता इसलिए नहीं मिली क्योंकि उसी समय अमेरिका में इंग्लैंड के खिलाफ क्रांति चल रही थी। इंग्लैंड में क्रांति चल रही थी, इंग्लैंड के खिलाफ अमेरिका में क्रांति चल रही थी। अब इंग्लैंड की सरकार के लिए उस समय का सबसे बड़ा उपनिवेश था अमेरिका। अब जब अमेरिका जो सबसे बड़ा उपनिवेश था उनकी दृष्टि में, वो उनके हाथ से निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था, तो इंग्लैंड की सरकार अपनी सारी ऊर्जा वहां लगाई हुई थी। और चूंकि इंग्लैंड की सरकार अपनी सारी ऊर्जा वहां लगाई हुई थी तो उन्होंने फिर दूसरे मोर्चे पर अपनी ऊर्जा लगाना वाजिब नहीं समझा, और चूंकि दूसरे मोर्चा पर उन्होंने ऊर्जा नहीं लगाया तो दूसरा मोर्चा इनके हाथ से निकल गया, या दूसरा मोर्चा इनके हाथ में नहीं आया। दूसरे मोर्चे पर ये
अपनी लड़ाई को मजबूत नहीं बना सके। तो कुल मिलाकर हम ये देख रहे हैं कि यदि हम इस बात को समझें कि अंग्रेजों को सहायता देने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं है तो उन्होंने नहीं भी किया। यानी इंग्लैंड की सरकार कंपनी के माध्यम से जीत रही थी ना, इंग्लैंड की सरकार तो खुद थी नहीं। कंपनी को उस समय सहायता दे दो जिस समय तुम्हारे पास अनुकूलता है, ना दो जिस समय नहीं है। प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? अमेरिका की। अमेरिका बचा लिया जाए ऐसी कोशिश हम की, कोशिश किया, हालांकि बचा नहीं पाए। अमेरिका में क्रांति कामयाब हो गई, अमेरिका आजाद हो गया, इंग्लैंड के हाथ से अमेरिका निकल गया। उसके बाद से इंग्लैंड की सरकार का ध्यान इंडिया की और ज्यादा शिद्दत से हो करने लगा, क्योंकि जब अमेरिका उनके हाथ से निकला तो उन्हें लगा कि अब इंडिया हमारे लिए और ज्यादा जरूरी हो गई। इधर वेलेस्ली के समय में काफी सहायता मिली। यह है 1799 से लेकर 1805 ईस्वी के बीच का पीरियड। ये वो दौर है जब फ्रांस की क्रांति हुई थी यूरोप में, और उस क्रांति के बाद यूरोप में 25 वर्षों तक युद्ध चला है, और यह युद्ध सबसे ज्यादा जिनके बीच लड़ा गया है वह है इंग्लैंड और फ्रांस। और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच के युद्ध में एक दौर ऐसा भी आया है कि जब 1799 ईस्वी के दौर में नेपोलियन आ जाता है फ्रांस की सत्ता के शीर्ष पर। और नेपोलियन के समय में फ्रांसीसी अंग्रेजों पर पूरी दुनिया में अधिकांश जगहों पर भारी पड़ रहे थे, कुछ आबादों को छोड़कर। तो उन्होंने ये भी सोचा था कि क्यों ना हम भारत में अपनी शक्ति को पुनर्जीवित करें। और अंग्रेजों को भी डर लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्रांसीसी अपनी शक्ति को फिर से भारत में पुनर्जीवित करने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से लॉर्ड वेलेस्ली के काल में अंग्रेजों ने भारत में बड़ी आक्रामक नीति अपनाया। ऐसी नीति अपनाया कि जिसके बदौलत अंग्रेजों के प्रभाव क्षेत्र का तेजी से प्रसार हो जाए। और इसीलिए लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की नीति अपनाया। जो उनकी सहायक संधि की नीति के लिए अनुकूल व्यवहार करने को तैयार नहीं थे, उन पर हमला किया। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें फ्रांसीसियों की आशंका भी सता रही थी। मतलब लॉर्ड वेलेस्ली के समय में जो आक्रामक नीति अपनाई गई है, वो आक्रामक नीति आज न कल अपनाई जानी थी। लेकिन 1797-98 के दौर में ही आक्रामक नीति क्यों अपनाई गई? तो उसका एक कारण यह भी है कि नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांसीसियों के भारत में सक्रिय होने की आशंका भी उन्हें सता रही थी। और इस क्रम में ईस्ट इंडिया कंपनी वित्तीय स्तर पर काफी दबाव में थी, लेकिन इंग्लैंड से उनको आर्थिक सहायता मिलती रही। ईस्ट इंडिया कंपनी का टोटल जो ऋण था वह 3 गुना बढ़ गया था। लेकिन जब तक नेपोलियन के अंदर भारत की ओर आने की संभावना दिखती रही, तब तक इंग्लैंड की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि एकदम आक्रामक पूर्वक अपने प्रभाव का प्रसार करो, ताकि नेपोलियन और फ्रांस की सेना यदि भारत में अपने प्रभाव के प्रसार का प्रयास करे तब तक तुम अपना आधार मजबूत कर चुके होगे। तुम वहां इतना मजबूत हो जाओगे कि नेपोलियन के लिए या फ्रांसीसियों के लिए कोई स्पेस ही नहीं मिलेगा। हर जगह नेपोलियन तो खुद नहीं जाएगा ना, तो फ्रांसीसी लोग सक्रिय होंगे, तो फ्रांसीसी सक्रियता को कामयाब न होने देना है, तो इसके लिए अपने को मजबूत कर लो। और उसके लिए कंपनी को वित्तीय सहायता यदि चाहिए तो इंग्लैंड की सरकार सहायता देने को तैयार है। तो आप ये देखोगे, अभी बाकी वेलेस्ली तो पढ़ाऊंगा ही, तो वेलेस्ली के समय में इसकी बातें और ज्यादा डिटेल में होगी। और 57 का विद्रोह मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि 50,000 सैनिक आते हैं नेपोलियन के नेतृत्व, सॉरी माफ करिए, कैंपबेल के नेतृत्व में। उन 50,000 सैनिकों की भूमिका क्रांति के दमन में या 57 के विद्रोह के दमन में बड़ी निर्णायक थी। यदि वो लोग ना आते तो शायद 57 का विद्रोह कामयाब ही होता। तो फ्रांस इंग्लैंड की सरकार की भूमिका आपके सामने बार बार स्पष्ट हो रही है। अब मैं मान के चलता हूं कि इतने में आप इस प्रश्न का उत्तर मुझे में निकाल लेंगे।
हो गया। इतने के पश्चात अब हम लोगों को किधर चलना है? इतने के पश्चात हम लोग को किधर चलना है, सो बताओ। तो हम लोगों को चलना है अब भारत में ब्रिटिश जीत के पीछे की रणनीति की ओर। भारत में ब्रिटिश जीत के पीछे की रणनीति। भारत में ब्रिटिश विक्ट्री के पीछे की रणनीति। बंगाल बंगाल तो आएंगे, एक एक करके आएंगे। ब्रिटिश विक्ट्री के पीछे की रणनीति इसमें लिखो। नंबर 1, भारत को जीतने एवं व्यापार करने की समानांतर योजना योजना पर काम करना। भारत को जीतने एवं व्यापार करने की समानांतर योजना पर काम किया गया। पैरेलल प्लानिंग चल रहा था। उसके बाद फिर क्या देखते हैं हम कि भारत को एक एक कर जीतना, एक एक कर जीतना भारतीयों भारतीयों के सहयोग से भारत को जीतना। भारतीयों के सहयोग से भारत को जीतना। इसके बाद अपनी सत्ता का चरणबद्ध अपनी सत्ता का चरणबद्ध विकास करना। 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 ये मूलभूत बातें हैं जो भारत में अंग्रेजों की जीत की रणनीति के लिए हमें पढ़ना है। अब इसके तहत देखोगे कि ये बात आपके सामने मैंने जोशुआ चाइल्ड की जो चर्चा किया था, जोशुआ चाइल्ड के द्वारा पहले ही प्रकट कर दिया गया था। सर, जोशुआ चाइल्ड के द्वारा पहले ही प्रकट कर दिया गया था कि हम एक हाथ में व्यापार का पताका रखेंगे और दूसरे हाथ में तलवार लेकर आगे बढ़ेंगे और ऐसा करेंगे कि हम भारत को एक एक करके जीत लें और ऐसा करते हुए हम भारतीयों के सहयोग से ही भारत को जीतने की कोशिश करेंगे।
यानी कि उन्होंने इंग्लैंड की सरकार की सहायता के बल पर बहुत बड़े पैमाने पर संसाधन जुटाकर एक बार बहुत बड़े युद्ध की शुरुआत करके भारत को जीतना है, ऐसी कोई योजना नहीं बनाई। धीरे धीरे जीतेंगे, एक एक करके जीतेंगे, और जहां तक संभव हो सके भारतीयों के सहयोग से ही भारत को जीतेंगे। ये दर्शाता है कि इनके पास में एक दूरगामी नीति थी, एक दूरगामी नीति थी। अब हम ये देखते हैं कि भारत को एक एक करके जीतने का जो मामला है उसको हम देखेंगे कि भारत को उन्होंने एक एक करके जीता तो कैसे, तो देखो, तो पहले पुर्तगाली को, डच को और फिर फ्रेंच को साइडलाइन किया। पहले पुर्तगाली, डच और फ्रेंच को साइडलाइन किया। पुर्तगाली, डच और फ्रेंच को पहले साइडलाइन किया। इसके बाद हम क्या देखते हैं, तो इसके बाद हम देखते हैं कि फिर भारतीयों की ओर जब मुड़ा तो फिर पहले बंगाल, फिर मैसूर, फिर निजाम, फिर मराठा, फिर सिंध, फिर पंजाब को प्रभावाधीन लिया। इसी क्रम में कई छोटे छोटे राजाओं को भी अपने अधीन कर लिया। छोटे छोटे राजाओं को भी अपने अधीन कर लिया। कई छोटे छोटे राजाओं को भी अपने अधीन कर लिया। फिर हम क्या देख रहे हैं कि इससे यह स्पष्ट होता है कि कंपनी ने तख्ती का संतुलन कंपनी ने तख्ती का संतुलन अपने ही पक्ष में रखा। कंपनी ने शक्ति का संतुलन अपने ही पक्ष में रखा, अपने पक्ष में रखा। मतलब की बात यह है कि ऐसा ना हो जाए कि तमाम भारतीय राजा लोग मिलकर इकट्ठा हो जाएं, एक मोर्चा बना दें और कंपनी के खिलाफ लड़ें। जहां तक संभव हुआ कंपनी ने भारतीय राजाओं को अलग थलग रखा और उनमें से कईयों को अपने पक्ष में लाकर एक एक करके अनेक राजाओं को पराजित किया। ये बात है, शक्ति के संतुलन को अपने पक्ष में रखा। ये बात स्पष्ट हो गई। इसके बाद फिर यह है भारतीयों के सहयोग से भारत को जीतना।
भारतीयों के सहयोग से भारत को जीतना, उसी में पिछली बात को ही रिपीट करेंगे पहले। एक है भारतीय राजाओं के सहयोग से जीत, भारतीय राजाओं के सहयोग से जीत। इसके बाद भारतीय राजाओं के सहयोग से जीत, ये एक बात हुई। उसके बाद क्या है? भारतीय राजाओं के दरबारी षड्यंत्र, आपसी संघर्ष का लाभ उठा कर जीत, तीसरा भारतीय सैनिक का उपयोग कर जीत। इसके बाद भारतीय धन का उपयोग कर जीत, भारतीय धन का उपयोग करके जीत, भारतीय धन का उपयोग करके जीत, ये हो गया। तो आपके अंदाज सामने ये स्पष्ट हो गया कि कैसे वो भारतीयों का सहयोग लेके जीत रहे हैं। उदाहरण देने में कोई दिक्कत नहीं है कि कैसे, मैंने आपको कल बताया था कि मैसूर के खिलाफ जीतना था तो मराठा और निजाम का सहयोग लिया। इधर मैंने बताया था कि कैसे सिराजुद्दौला के खिलाफ मीर जफर का इस्तेमाल किया, या फिर कैसे रघुनाथ राव का इस्तेमाल मराठों के मामले में किया, या फिर कैसे लाल सिंह का इस्तेमाल सिखों के मामले में किया। तो ये मैंने बताया हुआ है। भारतीय सैनिकों की जीत की भूमिका यही है कि मैंने कहा था कि यदि भारतीय सैनिक नहीं होते अंग्रेजों की सेना में शामिल, तो इंग्लैंड से छोटी छोटी सैनिक, मतलब माफ करिए, इंग्लैंड से सिपाही बुला के लाना बहुत मुश्किल था उनके लिए। ऑफिसर्स तो वो इंग्लैंड से बुलाते रहे, लेकिन सिपाही बड़ी संख्या में लाएंगे और उनको उतना वेतन दें कि वो इंडिया में आके काम करने को तैयार हो जाए, बहुत मुश्किल था। भारतीय सैनिकों ने उनको जीत दिलाने में निर्णायक योगदान किया। और बाकी उन्होंने भारतीय धन कैसे प्राप्त किया? जैसे जैसे वो जीतते गए वैसे वैसे व्यापार से भी लाभ कमाया, और भारत का रेवेन्यू भी उनके हाथ में चला गया तो रेवेन्यू से भी लाभ कमाया। और कभी किसी राजा को हराते थे तो उससे वह युद्ध का हर्जाना भी लेते थे। तो इस तरीके से उन्होंने कई माध्यमों से धन कमाया। धन कमाने वाली बात जो है वह हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ेंगे, लेकिन तत्काल यह है कि कई सारे माध्यमों से धन कमाया और वही धन उनको हिंदुस्तान की जीत में योगदान किया। इंग्लैंड से ऋण भी मिलता था, ऐसा नहीं कि ऋण नहीं मिलता था, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि ऋण जब मिलेगा तो ऋण आपकी जीत में क्या योगदान दे सकता है। भारत का जो धन था वो उनका मूल धन था, और ऋण आप लेते भी यदि हैं तो ऋण लेते हैं ये कहते हुए कि भुगतान कर देंगे, वो भी ब्याज सहित। तो सवाल ये उठता है कि ब्याज सहित भुगतान आप करते थे कहां से, और कर देंगे यह सोचकर ही लोग देते थे तो कहां से कर देंगे? तो इसलिए कि आप भारत जीत रहे थे, ये पता है कि जीत लेने के बाद में किसी इलाके से बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू आने वाला है, तो उतने बड़े रेवेन्यू से
सेना बड़ी भी हो जाएगी, प्रशासन का तंत्र बढ़िया भी हो जाएगा, और जो ऋण लिया गया है उसका ब्याज सहित भुगतान भी हो जाएगा, और ऊपर से ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स का डिविडेंस भी बढ़ेगा, लाभांश भी बढ़ेगा, उनका लाभ भी बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर यह बात स्पष्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी यदि भारत जीत रही है तो उसमें भारत के धन की भूमिका बड़ी ही निर्णायक थी। अब हम इस बात को मिटा देते हैं। तो अब देखो कि अपनी सत्ता का चरणबद्ध विकास करना एक ये फैक्टर है। अब इसको देखते हैं। चरणबद्ध विकास, इसको लिखना पड़ेगा। देखिए, अपनी सत्ता का चरणबद्ध विकास। कंपनी ने कंपनी ने आरंभ में कंपनी ने आरंभ में यह रणनीति अपनाया कि कंपनी ने आरंभ में यह रणनीति अपनाया कि क्या रणनीति अपनाया कि मुगल बादशाह को हम अपना स्वामी मानेंगे। मुगल बादशाह को हम अपना स्वामी मानेंगे और अपने को अन्य भारतीय राजाओं के समकक्ष बताएंगे। अपने को अन्य भारतीय राजाओं के समकक्ष बताएंगे। ऐसा करने के पीछे ऐसा करने के पीछे कंपनी ऐसा करने के पीछे कंपनी की यह योजना थी कि, या कंपनी का यह उद्देश्य था कि कंपनी का यह उद्देश्य था कि ऐसा करने के पीछे कंपनी का यह उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? यह उद्देश्य था कि यह उद्देश्य था कि मुगल बादशाह और अन्य भारतीय रियासत के राजा रियासत में राज्य अन्य भारतीय रियासत के राजा ये न समझें कि अंग्रेजों की कोई दूरगामी भारत विजय की योजना है। अंग्रेजों की कोई दूरगामी भारत विजय की योजना है। अंग्रेज अपनी ऐसी छवि इसलिए प्रस्तुत कर रहे थे क्योंकि अंग्रेज अपनी ऐसी छवि इसलिए प्रस्तुत कर रहे थे क्योंकि अंग्रेज अपनी इस तरह की छवि इसलिए प्रस्तुत कर रहे थे क्योंकि क्योंकि अंग्रेज अपनी इस तरह की छवि इसलिए प्रस्तुत कर रहे थे क्योंकि क्योंकि वो भारत के राजाओं को धोखे में या भ्रम में रखकर भारत के राजाओं को भ्रम में रखकर
एक एक कर भारत जीतना चाहते थे, एक एक कर भारत जीतना चाहते थे। यदि 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 भारतीय राजा अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चाबंद हो जाते तो, यदि भारतीय राजा अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चाबंद हो जाते तो उन्हें जीतना कंपनी के लिए असंभव होता। तो उन्हें जीतना कंपनी के लिए असंभव होता। उन्हें जीतना कंपनी के लिए असंभव होता। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, बल्कि एक लाइन और लिख लीजिए, एक लाइन और लिख लीजिए। कंपनी ने इसी रणनीति के तहत भारतीयों के सहयोग कंपनी ने इसी रणनीति के तहत भारतीयों के सहयोग से भारत को जीता। सिराज यदि सिराज यदि सिराज या मीर कासिम, माफ करिए सिराज, माफ करिए, बोल गलती हो, हाँ, मीर जफर या मीर कासिम यदि मीर जफर या मीर कासिम यदि अंग्रेजों की निहित मंशा को जानते तो अंग्रेजों की निहित मंशा को जानते तो शायद वो अपने नवाब के खिलाफ गद्दारी नहीं करते। तो शायद वो अपने नवाब के खिलाफ गद्दारी नहीं करते। यदि 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 मराठा और निजाम कंपनी यदि मराठा और निजाम कंपनी की मंशा और मंशा और क्षमता को जानते मंशा और क्षमता को जानते तो वो मैसूर के खिलाफ कंपनी का साथ नहीं देते। मैसूर के खिलाफ कंपनी का साथ नहीं देते, क्योंकि ऐसा करके उन्होंने क्योंकि ऐसा करके उन्होंने क्योंकि ऐसा करके उन्होंने अपने पतन का द्वार भी प्रशस्त कर या अपने पतन का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया था। ऐसा करके उन्होंने अपने पतन का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया था। ऐसा करके उन्होंने अपने पतन का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया था। क्लियर है? आप पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। कंपनी ने कंपनी ने
अपने प्रभाव के प्रसार के क्रम में, कंपनी ने अपने प्रभाव के प्रसार के क्रम में लॉर्ड हेस्टिंग्स, सॉरी, वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में, वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में कंपनी ने अपने प्रभाव के प्रसार के लिए पहले वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हेस्टिंग्स के काल में वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में क्या हुआ? घेरे की नीति अपनाया, घेरे की नीति, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं रिंग फेंस की पॉलिसी अपनाया। रिंग फेंस की नीति, इसका उद्देश्य यह था कि कंपनी, यह उद्देश्य था कि कंपनी अपने जीते हुए क्षेत्र को, जीते हुए क्षेत्र को सुरक्षा, सुरक्षा के घेरे में रखना चाहती थी, रखना चाहती थी, ताकि वह क्षेत्र कोई छीन न ले, ताकि वह क्षेत्र उनसे कोई छीन न ले, ताकि वह क्षेत्र उनसे कोई छीन न ले। इसी के तहत उन्होंने, इसी के तहत उन्होंने बंगाल को बचाने के लिए, बंगाल को मराठों, बंगाल को मराठों से बचाने के लिए बंगाल को मराठों से बचाने के लिए अवध से एक संधि किया, अवध से एक संधि किया, जिसके तहत अवध की सुरक्षा का दायित्व अंग्रेजों ने ले लिया, जिसके तहत अवध की सुरक्षा का दायित्व अंग्रेजों ने ले लिया, अवध की सुरक्षा का दायित्व अंग्रेजों ने ले लिया। जिसके तहत अवध की सुरक्षा का दायित्व अंग्रेजों ने ले लिया, और इसका खर्चा अवध को देना था, इसका खर्चा अवध को देना था। इसका खर्चा अवध को देना था। अवध इसके लिए तैयार हो गया क्योंकि उसे भी मराठों के हमले का शिकार होना पड़ता था। और वह उनका मुकाबला नहीं कर पाता था, और वह उनका मुकाबला नहीं कर पाता था।
बस यहां पर रुक जाइए, अब इसको समझिए। आप देखेंगे कि मामला है रिंग फेंस का। रिंग माने ये, इससे फेंसिंग करना माने इससे घेर लेना। तो चारों तरफ से घेर लेना माने 360 डिग्री से घेर लेना। किसको घेरना है? क्या दुश्मन को घेरना है? नहीं, अपने प्रदेश को। अपने प्रदेश को घेरना है तो इसका मतलब कि ये कैसा कदम है? सुरक्षात्मक। यदि आप इसको सुरक्षात्मक उद्देश्य से घेरते हैं तो कोई आक्रामक भी होना चाहिए, कोई हमलावर भी तो होना चाहिए। कौन है वो हमलावर जिससे कि आप अपनी जीती हुई भूमि की रक्षा करना चाहते हैं? तो आप इस संदर्भ में देखिए कि बंगाल। बंगाल पर हमला किसका हो सकता है? कौन है हमलावर? तो मराठा। तो मराठा यदि हमलावर है तो बंगाल की रक्षा का उपाय कैसा होगा? तो पहली बात तो ये देखना है कि बंगाल की सुरक्षा यदि आपको करनी है तो इसको आप दो भागों बांटिए। एक तरफ तो समुद्र है, समुद्र के रास्ते से कोई आकर अंग्रेजों के किसी इलाके पर हमला कर दे, ये तो कुल मिला के बात ये हुई कि कोई थाने में जाके चोरी कर ले। समुद्री मामले में तो अंग्रेज सुप्रीम थे ना, तो इस जगह पर तो सुरक्षा ऑलरेडी उनके हाथ में है, दे डोंट हैव टू वरी। तो अब उनको इधर से बचाव करना था। इधर एक है अवध, एक है मराठा। अवध से उनको डर नहीं है क्योंकि अवध खुद ही डरा हुआ है, कमजोर है। किससे डरा हुआ है? तो अवध को एक तरफ तो ब्रिटिश से डर लग सकता है, दूसरी तरफ मराठों से डर लग सकता है। लेकिन ब्रिटिश की पॉलिसी यह है कि थोड़ी अपनी शक्ति को छुपा के चलो। ब्रिटिश की पॉलिसी है कि अपनी शक्ति को छुपा के चलो, बहुत ज्यादा दिखा के न चलो। शक्तियों का प्रदर्शन करना ठीक नहीं, तो ये अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते। ऊपर से कहते हैं कि मुगल हमारे स्वामी हैं, बाकी भारतीय राजा हमारे बराबर के हैं। तो अवध के नवाब को कहता है कि आप भी तो बराबर के हैं, हम दोनों मित्र मित्र, भाई भाई। मराठी वीर पुत्र अभी भी होता है। ये सब देखो, कविताओं से इतिहास नहीं लिखा जाता है भाई। मराठी वीर पुत्र होता है तो उत्तर प्रदेश वाला कायर पुत्र होता है, बिहार वाला कायर पुत्र होता है? तो बंगाल वाला, उड़ीसा वाला, तमिलनाडु वाला, केरल वाला कायर पुत्र होता है। ये सब कविताओं के आधार पर, प्रशस्तियों के आधार पर, अनुश्रुतियों के आधार पर इतिहास समझने वाले लोग इस तरह की बातें करते हैं। बाकी न तो कोई वीर होता है पूरा और न ही कोई कायर होता है पूरा, और न ही किसी तरीके से हम किसी कम्युनिटी को वीर और कायर के रूप में पहचान सकते हैं। अब इधर देखो कि मराठे हमलावर होंगे, अवध वाले सुरक्षात्मक हैं। अवध वाले जब सुरक्षात्मक हैं तो ये बात निकल कर आती है कि अवध को दो तरफ से हमला हो सकता है, ब्रिटिश से और मराठों से। ब्रिटिश ने अपनी आक्रामकता को छुपा के रखा है, मराठे उदंड आक्रामक व्यवहार करते हैं। तो अवध वाले को लगता है कि हम मराठे तो हमारे हमलावर हैं ही, दुश्मन हैं ही, हमला करते रहते हैं, और हमला करते तो उनसे हम निपट नहीं सकते क्योंकि शक्तिशाली हैं। तो ऐसे में ब्रिटिश ने कहा कि देखो, दुश्मन
तुम्हारा भी मराठा, मेरा भी मराठा। तुम लड़ नहीं पाते हो, हम लड़ लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम्हारी सुरक्षा हमारे हाथ में आ जाए, तो तुम्हारी सुरक्षा भी हम करेंगे, और तुम सुरक्षित रहोगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। इसी शर्त पर ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने अवध के नवाब को अपने पक्ष में कर लिया कि भाई अवध का उद्देश्य क्या था? अपनी रक्षा करना मराठों से। ब्रिटिश का उद्देश्य क्या था? अपनी रक्षा करना मराठों से। ब्रिटिश ने अवध के नवाब को कहा कि हम आप पर हमला करेंगे नहीं, मराठा कर रहा है, आप अपनी रक्षा खुद कर नहीं पाएंगे, हम कर पाएंगे। मेरा उद्देश्य आपकी रक्षा में निहित नहीं है, मेरा उद्देश्य है अपनी रक्षा में निहित, लेकिन मेरी रक्षा होगी तब जब आपकी रक्षा होगी, इसलिए हम आपसे संधि करने का प्रस्ताव लेकर आए हैं, मान जाइए ना। अवध बोला, बोला हाँ ठीक ही बोलते हो, लो हम भी मान गए। इस तरीके से अवध के साथ में अंग्रेजों ने रिंग फेंस की संधि कर लिया मराठों से अपने बचाव के लिए। ठीक, अब अगला पॉइंट लिखो। यह नीति अगले चरण में लॉर्ड वेलेस्ली के काल में सहायक संधि के रूप में तब्दील हो गई। यह नीति अगले चरण में लॉर्ड वेलेस्ली के काल में सहायक संधि के रूप में तब्दील हो गई। और यह संधि निम्न शर्तों पर संपन्न हुई। और यह संधि निम्न शर्तों पर संपन्न हुई। यह संधि निम्न शर्तों पर संपन्न हुई। लॉर्ड वेलेस्ली का काल जो है 1898 से 1905 के बीच का है। यह संधि निम्न शर्तों पर संपन्न हुई। नंबर 1, जो भी राज्य अंग्रेजों के साथ यह संधि करेंगे, उनकी सुरक्षा का भार कंपनी उठाएगी। उनकी सुरक्षा का भार कंपनी उठाएगी। उनकी सुरक्षा का भार कंपनी उठाएगी। नंबर 2, कंपनी 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 का यह भार कंपनी का यह भार कंपनी का यह भार कंपनी का यह भार यह नहीं, इस भार कंपनी के इस भार के ऊपर जो धन खर्च होगा वह संबंधित राज्य चुकाएगा। कंपनी के इस भार माने जिम्मेदारी, कंपनी के इस भार के ऊपर जो धन खर्च होगा वह संबंधित राज्य उठाएगा। इस धन की प्राप्ति के लिए कंपनी प्रायः एक राजस्व क्षेत्र प्राप्त करना चाहती थी।
एक राजस्व क्षेत्र प्राप्त करना चाहती थी। अगला पॉइंट, संबंधित राज्य, माने जिसने संधि पर दस्तखत किया, संबंधित राज्य किसी से युद्ध या संधि के पहले, किसी से युद्ध या संधि के पहले ब्रिटिश, किसी से युद्ध या संधि के पहले ब्रिटिश, संबंधित राज्य किसी से युद्ध या संधि के पहले ब्रिटिश की सहमति प्राप्त करते थे, ब्रिटिश की सहमति प्राप्त करते थे। अगला पॉइंट, संबंधित राज्य के अंदर, संबंधित राज्य के दरबार में कंपनी अपना एक रेजिडेंट लिख दीजिएगा बगल में, आवासीय अधिकारी। कंपनी अपना एक रेजिडेंट आवासीय अधिकारी, माने एक अधिकारी जो आपके राज्य में ही रहेगा। कंपनी अपना एक रेजिडेंट रखती थी, कंपनी अपना एक रेजिडेंट रखती थी। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। इस तरह की संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य निजाम था, हैदराबाद का निजाम। इस तरह की संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य हैदराबाद का निजाम था। हैदराबाद का निजाम था। उसके बाद फिर कई राज्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया, जैसे कि उसके बाद फिर कई राज्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया, जैसे कि अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया, होलकर आदि आदि। पैराग्राफ चेंज करिए। इस संधि के कारण के रूप में, इस संधि के कारण के रूप में हम निम्नलिखित बिंदुओं को देख सकते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं को देख सकते हैं। नंबर 1, वेलेस्ली की आक्रामक नीति, वेलेस्ली की आक्रामक नीति। नंबर 2, फ्रेंच आक्रामकता की आशंका, फ्रेंच आक्रामकता की आशंका। नंबर 3, ब्रिटिश गवर्नमेंट की सहायता। नंबर 4, परिस्थितियों
की अनुकूलता, परिस्थितियों की अनुकूलता, यही मूल कारण था, यही मूल कारण था। यही मूल कारण था और बाकी सभी सहायक कारण थे। यही मूल कारण था और बाकी सभी सहायक कारक थे। It was the main reason and rest of others were the supportive regions, the auxiliary regions, the additional regions. आप इसको समझते हैं? अब इसमें तो कोई बात नहीं है, इस सीधी सीधी बात है कि लॉर्ड वेलेस्ली एक आक्रामक गवर्नर जनरल माना जाता है, लेकिन एक व्यक्ति की आक्रामकता मात्र के कारण आप सारी नीतियां आक्रामक नहीं अपना सकते हैं, नहीं तो आप कोई राजा थोड़े न थे। आप एक गवर्नर जनरल थे जिनकी नियुक्ति होती थी, वो भी एक ऐसे बोर्ड के माध्यम से जिन्हें हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जानते हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी था। तो आप कोई सॉवरन बॉडी नहीं थे। आप यदि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक निकाय के लोगों के मन के अनुकूल नहीं होंगे तो आपको हटा दिया जाएगा। तो लॉर्ड वेलेस्ली की आक्रामक नीति में लॉर्ड वेलेस्ली के व्यक्तित्व की जितनी भूमिका है, उससे ज्यादा भूमिका इस बात की है कि लॉर्ड वेलेस्ली जैसे व्यक्ति को उपयुक्त व्यक्ति मानकर चुनकर भेजा गया। जैसे आप क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, तो क्रिकेट टीम के जब कैप्टन होते हैं और आपको ये पता हो कि आप जिस पिच पे बैटिंग करने जा रहे हैं उस पिच पे पहले कुछ ओवर्स तक जो गेंद नहीं रहती है उस तक शॉट मारना आसान होता है और उसके बाद शॉट मारना मुश्किल हो जाता है क्योंकि पिच धीमी हो जाती है। दूसरी बात यह है कि शुरुआती दौर में शॉट मारना आसान इसलिए भी है, रन ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उसमें कुछ क्रिकेट के नियम्स वगैरह होते हैं ना, जैसे कि सुपर ओवर चल रहा, नहीं सुपर ओवर नहीं, कुछ और बोलते हैं ना, पावर प्ले का ओवर चल रहा होता है कि आप ज़्यादातर फील्डर अंदर ही रखते हैं, बाउंड्री फील्डर कम रखते हैं, दो ही फील्डर रखते हैं बाउंड्री के ऊपर। तो उसमें यदि किसी ने उठा दिया 30 गज के घेरा से ऊपर तो उसका शॉट चौका चला जाएगा, नहीं तो बाद के ओवर्स में कैच हो जाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे? तो उस शुरुआती दौर के ओवर्स में कैसा बैट्समैन भेजेंगे? एकदम सॉलिड, ठोस, जो आउट ना हो, जिसका डिफेंस बहुत मजबूत हो, ऐसा बैट्समैन भेजेंगे? या कोई ऐसा बैट्समैन भेजेंगे जो फ्लैम्बॉयंट हो मारने में, उड़ा उड़ा के मारे, शुरुआती दौर में 4-5 ओवर टिक गया तो उसी में 50-60 रन मार दे? यदि आप इस दौर के सुपर ओवर्स, पावर प्ले के ओवर्स का ठीक से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि आप कैप्टन के रूप में मूर्ख हैं। आप अच्छे कैप्टन हैं तो आप उस समय भेजेंगे वीरेंद्र सहवाग टाइप के बैट्समैन को, आप भेजेंगे उस समय ऐसे ही तमाम और बैट्समैन को, हिटर को भेजेंगे। तो लॉर्ड वेलेस्ली एक हिटर था। लॉर्ड वेलेस्ली वॉज द मैन हु वाज चूजन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ रोल। वैसे ही फ्रेंच की आक्रामकता थी। फ्रेंच की आक्रामकता के बारे में आप ये जान लो कि पहले की महत्वाकांक्षा दिखा देंगे आप। फ्रांस की महत्वाकांक्षा पहले तो भारत में साम्राज्य स्थापित करने की थी ही, पहले की महत्वाकांक्षा दिखा देंगे आप। उसके बाद क्या करेंगे आप? उसके बाद आप एक काम करेंगे कि आप कहेंगे कि अभी भी
पौंडीचेरी और मॉरिशस में तो ये थे ही। अभी भी ये पौंडीचेरी में थे, मॉरिशस में थे, तो यहां से रिवाइवल हो सकता था। तीसरी बात यह है कि कई भारतीय राजाओं की सेना के आधुनिकीकरण में योगदान कर रहे थे। जैसे उस दौर में देखोगे कि मैसूर की सेना आधुनिकीकरण की ओर जा रही थी, ये सोचते हुए कि परंपरागत सैनिक पद्धति से हम जीत नहीं पाएंगे, तो हमें यूरोपियन पैटर्न पर अपनी सेना का मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए। या हैदराबाद का जो निजाम था वो अपनी सेना के मॉडर्नाइजेशन की ओर जा रहा था। या जो इंदौर का होलकर था, जसवंत राव होलकर के नेतृत्व में, वो भी अपनी सेना का मॉडर्नाइजेशन कर रहा था। या आप देखेंगे कि जो ग्वालियर के सिंधिया थे वो भी अपनी सेना का मॉडर्नाइजेशन कर रहे थे। तो सिंधिया कर रहा था मॉडर्नाइजेशन, होलकर कर रहा था मॉडर्नाइजेशन, या फिर निजाम कर रहा था मॉडर्नाइजेशन, या फिर टीपू कर रहा था मॉडर्नाइजेशन। और ये सब मॉडर्नाइजेशन किसके नेतृत्व में हो रहा था? तो फ्रेंच के नेतृत्व में। तो फ्रांसीसी अधिकारी इन सब राज्यों के राजाओं से रेगुलर संपर्क में तो थे ही, और उसी समय उनकी ओर से नेपोलियन उभर के आया था। नेपोलियन जो कि सुप्रीमली टैलेंटेड, सक्सेसफुल और एम्बिशियस आदमी था, आक्रामक व्यवहार रखता था कि जीत लेना है। तो अंग्रेजों को यह लगा कि इसके पहले कि फ्रेंच भारत की ओर आ जाएं और भारत में अपनी खोई जमीन फिर से प्राप्त करने की कोशिश करें, हमें आक्रामक नीति अपनाकर अपने पांव को पसार लेना चाहिए, अपनी जमीन को मजबूत कर लेना चाहिए, अपना पांव दृढ़तापूर्वक यहां गाड़ लेना चाहिए। एक इतिहासकार ने लिखा है कि, देखो, एक इतिहासकार ने ठीक ही एक इतिहासकार ने इसे इस रूप में रखा है कि, प्रस्तुत किया है कि, एक इतिहासकार ने इसे इस रूप में प्रस्तुत किया है कि अंग्रेज सब कुछ खो जाने के डर से, सब कुछ खो जाने के डर से, सब कुछ खो जाने के डर से सब कुछ पा लेने की रणनीति के तहत, सब कुछ खो जाने के डर से सब कुछ पा लेने की रणनीति के तहत काम कर रहे थे। सब कुछ खो जाने के डर से सब कुछ पा लेने की रणनीति के तहत काम कर रहे थे। ब्रिटिशर्स वेयर वर्किंग अंडर द स्ट्रेटजी ऑफ gaining everything if they will not gain everything they can be in a condition to lose everything। सब कुछ खो जाने के डर से सब कुछ पा लेने की रणनीति अपना रहे थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसी शर्तों वाली सहायक संधि किया इन सब राज्यों के साथ। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। यह आशंका कुछ हद तक अंग्रेजों की आक्रामक नीति के पीछे जिम्मेदार हो सकती है। यह आशंका कुछ हद तक अंग्रेजों की आक्रामक नीति के पीछे जिम्मेदार हो सकती है,
लेकिन लेकिन यहां यह भी स्मरणीय है कि यहां यह भी स्मरणीय है कि 1799 ईस्वी में 1799 में फ्रांस की गद्दी हड़पने के बाद नेपोलियन 1799 में फ्रांस की गद्दी हड़पने के बाद नेपोलियन भारत की ओर कभी कभी गंभीरतापूर्वक नहीं देखा, भारत की ओर कभी गंभीरतापूर्वक नहीं देखा। भारत की ओर कभी गंभीरतापूर्वक नहीं देखा। वस्तुतः 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 कंपनी वस्तुतः कंपनी फ्रांसीसी आशंका के बगैर भी फ्रांसीसी आशंका के बगैर भी अब अगले चरण में अवश्य जाती, अब अगले चरण में अवश्य जाती, अब अगले चरण में अवश्य जाती, क्योंकि क्योंकि बंगाल कंपनी के हाथ में आ चुका था, बंगाल कंपनी के हाथ में आ चुका था। और कॉर्नवालिस, बाद में पढ़िएगा कॉर्नवालिस के बारे में, कॉर्नवालिस के सुधारों के कारण कंपनी वित्तीय और प्रशासनिक स्तर पर मजबूत हो गई थी, कंपनी वित्तीय और प्रशासनिक स्तर पर मजबूत हो गई थी। अब क्या क्या काम किया हो तो बाद में पढ़ेंगे जब अगला टॉपिक आएगा। तो मैसूर को भी तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के माध्यम से निर्णायक रूप से कमजोर कर दिया गया था। मैसूर को भी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में निर्णायक रूप से कमजोर कर दिया गया था। और इससे कंपनी की शक्ति और भी बढ़ गई थी, और इससे कंपनी की शक्ति और भी बढ़ गई थी। निजाम पतन के कगार पर खड़ा था, निजाम पतन के कगार पे खड़ा था। और मराठे और मराठे और मराठे और मराठे आपसी कलह का शिकार थे, आपसी कलह का शिकार थे। इन स्थितियों में इन स्थितियों में साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा रखने वाली कंपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा रखने वाली कंपनी का सहायक संधि जैसी आक्रामक नीति की ओर मुड़ना, सहायक संधि जैसी आक्रामक नीति की ओर मुड़ना स्वाभाविक ही था। सहायक संधि जैसी आक्रामक नीति की ओर मुड़ना स्वाभाविक ही था।
भाई मेरे सब कुछ लिखा ही रहा हूं मैं आज तो। सहायक संधि जैसी नीति की ओर मुड़ना स्वाभाविक ही था। अब ये तो आपका मामला पूरा हो गया। अब आप इसको समझिए कि मैंने आपके सामने अभी तक में जो समझाया है वो ये कि सहायक संधि की नीति है क्या। तो ऐसे समझना है कि एक है भारतीय राज्य एक्स, एक है भारतीय राज्य वाई, और ये है ब्रिटिश। एक्स और वाई के बीच में झगड़ा है। कंपनी एक्स को कहती है कि तुम वाई से नहीं लड़ पाओगे। एक्स को भी लगता है कि हाँ हम नहीं लड़ पाएंगे। तो कंपनी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ में सहायक संधि के अधीन आ जाओ। उसके बाद हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। सुरक्षा के लिए एक सैनिक टुकड़ी गठित करेंगे, उसका खर्चा तुम दे देना। लेकिन चूंकि तुम लोगों का पेमेंट सिस्टम बहुत क्रेडिबल नहीं है, विश्वसनीय नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि तुम अपने राज्य के अंदर का एक रेवेन्यू ट्रैक हमें दे दो, उसका रेवेन्यू हम ले लेंगे। तब हम सुनिश्चित रहेंगे कि तुम्हारा पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद कह दिया गया कि क्योंकि अब तुम्हारी सुरक्षा हम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में तुम किसी से भी युद्ध या संधि करने के पहले हमारी सहमति ले लेना। ऐसा कहने के पीछे का तर्क यह था कि तुम्हारी सिक्योरिटी हम कर रहे हैं, और तुम यदि हमारे किसी दुश्मन से दोस्ती कर लिए, किसी दोस्त से दुश्मनी कर लिए, तो हम अपनी जिम्मेदारी तो नहीं निभा पाएंगे ना। मान लो कि तुम्हारे अलावा किसी एक और राज्य के साथ में हमने यही संधि किया है, अब उसके ऊपर तुमने हमला कर दिया, तुम दोनों में युद्ध हुआ, तो हम किसकी सुरक्षा करें और किसके खिलाफ करें। तो इसलिए आप किसी से भी युद्ध या संधि करने के पहले हमारी सहमति ले लेंगे। और इसके अतिरिक्त हम चाहते हैं कि आपने जिन शर्तों पर हमारे साथ संधि पर हस्ताक्षर किया है, उन शर्तों पर आपका ईमानदार अमल होना चाहिए। आप अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं के ऊपर निगरानी रखने के लिए हमारा एक अधिकारी आपके दरबार में रहे। यही है सहायक संधि का टोटल प्रस्ताव। अब गौर करके देखो तो आपको यह लगेगा कि सहायक संधि वास्तव में रिंग फेंस का ही आक्रामक चरण है। रिंग फेंस के तहत भी तो यही बात होती थी कि आपकी सुरक्षा इनसे खतरे में है, हम सुरक्षा करेंगे। सुरक्षा करने के लिए हमारी एक सैनिक टुकड़ी होगी, उसका खर्चा आप चुकाएंगे। जमीन वाली बात वहां स्पष्ट नहीं कही गई थी, और उसके तहत ये बात कही गई थी कि आप युद्ध संधि करने के पहले हमारी सहमति लेंगे। रेजिडेंट भी रखा गया था। तो पुरानी नीति ही को अब बेसिकली नए पर्पस के साथ में लागू किया जा रहा था। पहले सिर्फ और सिर्फ इतना उद्देश्य था कि मराठे हम पर हमला करें तो हम अपना बचाव कर लें। अब है कि हम बचाव तक नहीं सीमित हैं, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा राज्य हमारे साथ इस सहायक संधि के जाल में जुड़े, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बड़ी सैनिक टुकड़ी गठित कर सकें। सैनिक टुकड़ी गठित कर सकें। यदि 10 राज्य है, मान लो एक राज्य की रक्षा के लिए 3-4 हजार हमने सैनिक टुकड़ी रखा, तो 10 के लिए तो 40,000 के आसपास हमारे पास आ गया, और हमारा खर्चा तो कुछ नहीं गया, हमने तो तुम्हारे ही राज्य के पैसे से अपनी सेना गठित कर लिया। तो हमारी सैनिक शक्ति बढ़ जाएगी। उस सैनिक शक्ति हमारी है क्योंकि हमने उसे गठित किया है। हम ही तुम्हारी सुरक्षा के लिए उसको डिप्लॉय करते हैं, हम ही उसको कमांड देते हैं। हम तो कमांड दे देंगे तो एक दिन तुम्हारा भी गर्दन उतार के वो हमारे चरणों के नीचे रख देगा। शक्ति हमारी बढ़ रही है। और दूसरी बात क्या हो रही है कि न सिर्फ हमारी शक्ति बढ़ रही है, हमारी सैन्य शक्ति बढ़ रही है, बल्कि हमारी
कूटनीतिक शक्ति भी बढ़ रही है, कूटनीतिक शक्ति बढ़ रही है। अब जो जो राज्य हमारे साथ में सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर देगा, उन राज्यों का हमारे खिलाफ मोर्चाबंदी तो नहीं होगा ना। अंग्रेजों को चिंता थी अपने खिलाफ मोर्चाबंदी की, अंग्रेजों को चिंता थी अपने खिलाफ मोर्चाबंदी की। उनको पता था कि अकेले हमसे कोई नहीं टिकेगा, लेकिन यदि कई लोग मिलकर एक हो गए तो हमको परास्त कर सकते हैं। तो ये अंग्रेजों की चिंता थी कि हमारे खिलाफ मोर्चा न बने। सहायक संधि के रास्ते उन्होंने तय कर लिया, कोई मोर्चाबंदी नहीं बनेगी। इसके साथ इन्होंने एक और रखा था शर्त की, किसी यूरोपीय की नियुक्ति के लिए हमारी सहमति लेनी होगी। मतलब आप यदि अपनी सेना के मॉडर्नाइजेशन वगैरह के लिए किसी यूरोपियन की नियुक्ति करते हैं तो उसके पहले आप हमारा कंसेंट ले लीजिएगा, हमारी सहमति ले लीजिएगा। हम सहमति नहीं देंगे तो मत करिएगा नियुक्त। छुपा हुआ उद्देश्य क्या था कि फ्रांसीसियों की नियुक्ति को रोक देना। तो फ्रेंच चुनौती का भी अंत, फ्रेंच चुनौती का भी अंत हो जाएगा। तो कंपनी ने सहायक संधि इसीलिए किया था ताकि वह सैनिक शक्ति में वृद्धि कर ले, कूटनीतिक शक्ति में वृद्धि कर ले और फ्रांसीसियों की चुनौती का समाधान निकाल ले, यानी अपने पोजीशन को बहुत स्ट्रांग कर ले। समझ गए आप लोग? अब यहां यह भी देखने लायक बात है कि तो कंपनी ने सीधे सीधे सारे राज्यों के ऊपर हमला करके सबको परास्त करके अपने राज्य के अधीन क्यों नहीं कर लिया? मैंने कहा कंपनी की स्थितियां अनुकूल हो गई थी, कंपनी की स्थितियां अनुकूल हो गई थी, लेकिन अभी इतनी भी अनुकूल नहीं हुई थी कि सीधे सीधे सब पर हमला करके सबको परास्त करके सबको अपने अधीन कर ले। रिंग फेंस के काल की तुलना में अनुकूल हो गई थी, क्योंकि ज्यादा बड़ा एरिया आ गया था, रेवेन्यू आ गया था, सेना बड़ी हो गई थी, नौकरशाही बड़ी हो गई थी, व्यवस्था प्रशासनिक स्तर पर कुशल हो गई थी, इंग्लैंड से सहायता की प्राप्ति भी हो रही थी, दुश्मन कमजोर हो गए थे। लेकिन अभी भी अंग्रेज इतना ताकतवर नहीं हुए थे कि एक बारगी में सारे भारतीय राजाओं को कहते कि अब आ जाओ तुम सब एक तरफ, हम अकेले एक तरफ। ऐसी स्थिति भी नहीं आई थी। इसीलिए ये अभी भी आक्रामक नीति भी जब अपना रहे थे तो कदम थोड़ा फूंक फूंक के चल रहे। आज की चर्चा यहीं पर रुकेगी, इसलिए कि अभी सहायक संधि का परिणाम वाला मुद्दा बचा हुआ है, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अभी एक और पूरा सेशन इस पे चलेगा, सहायक संधि का परिणाम, फिर 1813 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स का आना और उसकी पॉलिसी, फिर लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी, और उसी में रिंग फेंस से लेकर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तक की पॉलिसी की समझ बनाएंगे, तो जाके इसकी स्ट्रैटेजी का मामला कंप्लीट होगा। आज हम लोगों ने क्लास यहाँ पर तय किया है समाप्त करने का, क्योंकि मैं एक छोटे से मुद्दे पर आज डिस्कस करूंगा 7:30 बजे। 7:30 बजे जिस मुद्दे पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो मुद्दा है मोटे तौर पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंस्टीट्यूशन एंड क्राइसिस ऑफ कोविड। मैं जिस विषय पर चर्चा करूंगा वो विषय आज के विषय को समझने के लिए भी जरूरी है, और आप जब एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस तैयारी के ख्याल से भी जरूरी है। कोशिश हमारी ये होगी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन, इंस्टीट्यूशन और कोविड का क्राइसिस इनको जोड़कर समझें। लगभग आधा घंटा का क्लास हमारा होगा। उस आधे घंटे 35 मिनट में जो भी हम डिस्कस करेंगे उसके लिए आप लोग का इन्विटेशन है, आप लोग 7:30 बजे जुड़ जाइएगा। आज यहीं पर चर्चा रुक जाएगी। 7:30 बजे आप लोग लाइव रहिएगा, मैं ये उम्मीद करता हूं।